शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साए लोगों ने उनके घर पर बरातियों की तरह हमला कर दिया। स्टूडेंट्स की शक्ल में कुछ हुक्मुत्र भिखारियों की तरह उनके घर से मछलियों और मुर्गियों को भी चुरा ले गए। इतना ही नहीं बल्कि टेबल, कुर्सियां, सोफा, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज और पंखे तक को भी चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही करीब 100 से ज्यादा हिंदू मारे गए। ऐसे कई सारे वीडियोस देखने को मिल रही हैं जिसमें हिंदुओं के घरों में हमले किए जा रहे हैं और मंदिरों को जलाया और फूका जा रहा है। जो हाल 2022 में श्रीलंका के साथ हुआ था वही हाल अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन के साथ अपनी जान बचाकर अपना ही देश छोड़कर वहां से भाग गई। और कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप किसी देश जाना चाहती हैं। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ गया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस हाथ धोकर स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी है। कहीं पुलिस वैन स्टूडेंट्स के ऊपर गुजरती दिखाई दे रही है तो कहीं उन पर लाठी, डंडे, लात भूसे बरसाए जा रहे हैं तो कहीं आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यूनिवर्सिटीज की छतों पर उतरते हुए लैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं पर प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए। लेकिन जब सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी तो स्टूडेंट्स ने मजबूर होकर रोड्स, हाईवे और रेलवे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। लेकिन सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि सरकार ने बांग्लादेश की आर्मी को भी स्टूडेंट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। न्यूज मीडिया तो वैसे ही सरकार के अंडर में थी, लेकिन इसके साथ ही साथ इंटरनेट और ऑनलाइन जैसी सभी सेवाएं बंद करके कर्फ्यू लागू कर दिया गया। और इस कर्फ्यू में सख्त निर्देश दिया गया कि अगर कोई सड़क पर दंगा करते हुए नजर आता है तो उसको वहीं पर शूट कर दिया जाए। और इस निर्देश के आने के बाद स्टूडेंट्स पर गोलियां बरसाई गई। 200 से ज्यादा निहत्थे स्टूडेंट्स मारे गए, कई हजार लोग जख्मी हुए तो कई सारे स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने के गुनाह में अरेस्ट कर लिया गया। इतना सब होने के बाद सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है, आखिर इसे कौन सी नौबत आ गई जिसके कारण स्टूडेंट्स पर गोलियां बरसानी पड़ी। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने ही शुरू हो गया था और तब से लेकर आज तक करीब से करीब 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, जब 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने सिविल सर्विस कोटा को फिर से बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ प्रोटेस्ट देखे गए लेकिन ईद की वजह से इसको टाल दिया गया। ईद के बाद फिर से सभी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इस बार ये प्रदर्शन सरकार विरोधी रूप ले लेता है। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इस पार्टी का एक स्टूडेंट विंग्स है जिसको छात्रा लीग कहा जाता है। और छात्रा लीग पार्टी के मेंबर्स ने पुलिस के साथ मिलकर कई बार स्टूडेंट्स पर हमले किए, जिससे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। अब जो स्टूडेंट्स पहले सिर्फ कोटा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे अब वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। दूसरी सबसे जरूरी बात कि ये लोग उन छात्रों को भ्रमित करने के लिए यूएन की गाड़ियां प्रोटेस्टर के खिलाफ इस्तेमाल करने लग गए, जिससे उन लोगों को ये लगे कि इसमें यूएन का हाथ भी शामिल है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का खराब इमेज दिखाया गया। अभी बांग्लादेश के हालात सुधरे भी नहीं थे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक बयान आग में घी डालने का काम कर देता है, जिससे लोगों का गुस्सा आसमान छूने लगता है। उनका कहना था कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजागारों को दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि रजागार शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के वक्त महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए थे। अब आप ये बात सभी जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अगर कोई देश अलग करता था तो वो था सिर्फ और सिर्फ भारत। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर अलग होना चाहता था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भेदभाव किया जाने लगा था। लेकिन पाकिस्तान के दोनों ही भागों में केवल इस्लाम ही एक ऐसी समानता थी, बाकी भाषा, रहन सहन, खान पान सभी अलग प्रकार का था। फिर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। पहला ये कि साइक्लोन भूलन ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है, जिसमें 3 से 5 लाख लोग मारे जाते हैं। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी कोई मदद नहीं करता है। फिर उसके 1 महीने बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में 2 बड़ी पार्टियां होती हैं। पहला वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और दूसरा
ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स ही 300 थी, जिसमें से 167 सीट्स अवामी लीग ने जीतकर उसे हासिल कर लिया। उन्होंने कई बार लोगों को बताया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान उनको और उनकी भाषा को दबा रहा है और उनकी आर्थिक मदद भी नहीं कर रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी सरकार बनाने जा रही थी, जिसे वेस्ट पाकिस्तान ने ये करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने एक आइकॉनिक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, और उन्होंने एक आजाद बांग्लादेश होने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद 23 मार्च 1971 को पहला बांग्लादेशी फ्लैग घरों घरों में लहराया गया। बाद में 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस को ईस्ट पाकिस्तान की इस आवाज को दबाने के लिए भेजा गया, जिसमें कई लोग मारे गए। जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री फोर्स तैयार किया गया, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, और जिसको सपोर्ट मिला इंडियन सरकार से। इसके बाद मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी ने मिलकर वेस्ट पाकिस्तान के फोर्सेस को हरा दिया, जिसके बाद 1971 में बांग्लादेश आजाद हो जाता है। बाद में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जब बांग्लादेश को आजादी मिलती है तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया था कि वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई और उन महिलाओं को जिनको वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी से अत्याचार सहने पड़े थे, उनको सिविल सर्विसेज में एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज के फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% का कोटा रख दिया। 10% उन महिलाओं के लिए रख दिया जिनको आज़ादी के समय अत्याचार सहने पड़े थे, और 40% उन लोगों के लिए रख दिया जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से थे। वार के 26 साल के बाद यानी 1997 में सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट को भी कम कर दिया गया, और बाद में आगे चलकर इसको सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया गया। और होता यह है कि साल 2010 में इसमें कुछ बदलाव कर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके नाती पोतियों के लिए भी बढ़ा दिया जाता है। 2010 के बाद सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे इसका लाभ उठा रहे थे, और 40% कोटा वैसे ही खाली पड़ा था। बाद में हुआ यूं कि बांग्लादेश में जो लोग मेहनत करके सिविल सर्विसेज के जॉब को पाना चाहते थे, उनका कोटा सिर्फ 44% था, और बाद में वो भी कम पड़ने लगा, क्योंकि 10% उन महिलाओं के लिए और 10% उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए था। और इसी वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया कि हम इतनी मेहनत करने के बाद 44% कोटा में भी नहीं आ सकते। ये मैटर फिर बांग्लादेश के हाई कोर्ट में चला जाता है, जिसको हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। उस समय बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने यह कहा कि वह फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए स्पेशल कोटा रखना चाहती हैं, जिसमें एक बार फिर से स्टूडेंट्स ने इसका भरपूर विरोध किया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स के 30% बच जाने वाले कोटे को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए, या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म या कम कर देना चाहिए। इसके बाद शेख हसीना एक गवर्नमेंट नोटिस जारी कर मजबूरन इसको खत्म कर देती हैं, लेकिन बाद में अचानक बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को कोटा सिस्टम को फिर से लागू कर दिया, और यही एक बार फिर से दोबारा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों ने ये बताया कि शेख हसीना के लिए कोटा सिस्टम बहुत ही इमोशनल इशू था, क्योंकि ये कोटा उनके पिताजी ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसी वजह से शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को हटाना नहीं चाहती थी। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, और इसीलिए लोग शेख हसीना को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि शेख हसीना ने कई सालों से ऑपोजिशन पार्टी को दबा कर रखा था, और उन पर इसी साल ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवाया था। और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस और आर्मी फोर्सेस का इस्तेमाल किया, वो भी शूट एंड साइट ऑर्डर के साथ, जिसमें कई स्टूडेंट्स मारे गए, जिसमें 16 नादान बच्चे भी शामिल थे। बांग्लादेश की इतनी भयानक स्थिति देखते हुए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा कि 1 जुलाई 2024 से 93% कोटा मेरिट्स के लिए होगा, जो पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा 30% से कम करके सिर्फ 5% कर दिया गया, और बाकी 5% अदर के लिए किया गया। और स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट इस शर्त पर खत्म करने का फैसला किया कि जितने भी अरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ ही साथ जिनकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए उनको सस्पेंड किया जाए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।